हाथरस में हुए हादसे के बाद से आयोजक देव प्रकाश फरार है। पुलिस देव प्रकाश की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं फरार देव प्रकाश के वकील ने कहा कि वो बीमार है, इसीलिए वो सरेंडर नहीं कर रहा। हाथरस कांड के बाद पुलिस नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की तलाश में है। सूत्रों के मुताबिक हादसे के बाद बाबा अपनी लग्जरी गाड़ी से घटनास्थल से सीधे मैनपुरी आश्रम गया था, जहां उसके अभी भी होने की बात सामने आ रही है। लेकिन बाबा की मौजूदगी को लेकर आश्रम के सेवादार और पुलिसकर्मी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सर, अंदर की तस्वीरें हम बाहर से भी नहीं दिखा पाएंगे, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अभी हम लोगों को आप कह रहे हैं कि जैसे अंदर की तस्वीरें बाहर से भी लेना, मतलब कुछ नहीं बता पाएंगे। आपकी ड्यूटी तो लगी है ना, किस मद में, सुरक्षा देने के लिए या सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने, कुछ नहीं बता पा रहे। हाथरस भगदड़ को लेकर पुलिस ने अब तक बाबा साकार के 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है। देव प्रकाश की तलाश में कई जिलों में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने देव प्रकाश पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। 2 जून को हाथरस के फुलरई गांव में नारायण साकार के सत्संग समापन में भगदड़ मच गई थी। हादसे में 123 लोगों की मौत हुई थी, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश की एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया है। एटीएस ने खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। खंडवा में एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को धर दबोचा है। आतंकी का नाम फैजान शेख बताया जा रहा है। आतंकी के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एटीएस के मुताबिक इस आतंकवादी के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान भी थे। आतंकवादी बड़े हमले की साजिश रच रहा था। एटीएस के मुताबिक आरोपी फैजान मैकेनिक का काम करता था। आरोपी खूंखार आतंकी अबू फैजल यासिन भटकल की तरह बनना चाहता था और उन्हें अपना रोल मॉडल मानता था। आतंकी फैजान के प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों से भी संपर्क मिले हैं। आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है। वहीं एटीएस ने गुलमोहर कॉलोनी में एक नाबालिग युवक को भी गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 गाड़ियों में आए लोग नाबालिग को अपने साथ ले गए। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध गतिविधियों के कारण नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से असम के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से आम जनता के साथ साथ बेजुबानों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। बाढ़ से 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के हालात भी खराब हैं। हालात ये हैं कि कई जंगली जानवर पानी से बचकर सड़कों की तरफ भाग रहे हैं। मोरीगांव जिले की तस्वीरें देखिए। यहाँ घर पानी में डूब चुके हैं। लोग लाचार हैं। घर का सामान बह चुका है। किसी तरह जुगाड़ की नाव बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। वहीं डिब्रूगढ़ में बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब है। यहाँ रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ के बीच बचाव कार्यों की जानकारी ली। बाढ़ के बीच नौगांव जिले की तस्वीर देखिए, जहां हर ओर पानी का पहरा है। भीषण बाढ़ के बीच यहां 2 लोगों को शादी करनी पड़ी। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ितों के साथ मुलाकात की। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जिन लोगों ने अपनों को इस हादसे में खोया, राहुल गांधी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया और दावा किया उनकी आवाज वो संसद में उठाएंगे। इस दौरान कुछ पीड़ित राहुल से मिलकर रोते हुए भी नजर आए। वहीं राहुल ने हादसे के लिए प्रशासन की कमी की बात कही। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी। राहुल गांधी ने इस दौरान पीड़ितों के लिए जल्द और उचित मुआवजे की मांग भी की। सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। वहीं राहुल गांधी ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। नोएडा में सेक्टर 34 स्थित लॉजिक्स मॉल में आग लग गई और आग लगने की सूचना मिलते ही
दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक एक कपड़े के शोरूम में आग लगी और मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने मॉल को पूरी तरह से खाली करवाया। आग की वजह से मॉल में भारी धुआं देखा गया। हालांकि दमकल की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया और वहां से समय रहते मॉल पूरी तरह से खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन मॉल की अगर आप ये बिल्डिंग देखेंगे तो पूरी तरह से मॉल में धुआं ही धुआं भर गया। और आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक महिला के साथ बदसलूकी की, जो बीजेपी समर्थक है। संदेश खाली से उत्तरी दिनाजपुर और अब उत्तर 24 परगना। महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी के आरोप थम नहीं रहे हैं। इस लिस्ट में बीजेपी ने एक और आरोप जोड़ दिया है। बीजेपी का आरोप है कि पार्टी का समर्थन करने पर एक महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र कर मारा पीटा गया। बाद में किसी धारदार हथियार से उस महिला का सिर फोड़ दिया। बीजेपी का कहना है कि चुनाव के परिणामों के बाद से ही महिला कार्यकर्ता को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। छोटी बेटी की भी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। घायल महिला कार्यकर्ता का इलाज चल रहा है। उसका माँ तुरंत उसको बचाने के लिए आया। उसका माँ के सारे कपड़ा उतार लिया गया। उसका बाद उसको भी पीटा। अभी माँ और बेटा दोनों अस्पताल में दाखिल है। बीजेपी के आरोप पर टीएमसी ने कहा कि बीजेपी अपनी हार पचा नहीं पा रही है। वो पर्सनल इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, उसका अपना इश्यूज है। वो अभी ये उसका डिफीट से नजर घुमाने के लिए वो पॉलिटिसाइज कर रहा है। इसके ये उसका चीप पॉलिटिक्स है। और देश के कई इलाके भारी बारिश की वजह से प्रभावित हैं, जहां हालात खराब हैं और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां देहरादून गुच्चू पानी टूरिस्ट स्पॉट के पास 10 युवक नदी के पानी का बहाव तेज होने की वजह से फंस गए। बारिश के ऑरेंज अलर्ट और नदी किनारे ना जाने की पुलिस की नसीहत को दरकिनार कर ये लोग नदी पार कर पिकनिक मनाने के लिए गए थे, लेकिन तेज बारिश होने से नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो फंस गए। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और रस्सी के सहारे इनका रेस्क्यू किया गया। तो रस्सी के सहारे इन 10 युवकों का किस तरह से रेस्क्यू किया गया, एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते सभी को बचा लिया। और अगली तस्वीरें भी उत्तराखंड से हैं, जहां बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वजह से नारद कुंड समेत कई घाटी जलमग्न हो गए हैं। पुलिस प्रशासन ने यात्रियों को तप्ती कोट और नदी के किनारे से सटे भवनों के आसपास के इलाके में ना जाने की सलाह दी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की अहम बैठक हुई, जहां भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। साथ में तस्वीर खिंचवाने से पहले उन्होंने कुछ देर बात भी की। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया, अस्ताना में सीपीसी पोलित ब्यूरो सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई। सीमावर्ती क्षेत्रों में बाकी मुद्दों के जल्द समाधान पर चर्चा की। इस उद्देश्य के लिए राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से प्रयासों को दोगुना करने पर सहमति जताई। एलएसी का सम्मान करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने युद्ध क्षेत्र में रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीय नागरिकों का मुद्दा उठाया और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उत्तराखंड में हो रही बारिश ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा रखी है और उत्तरकाशी में गंगोत्री से गोमुख पैदल मार्ग पर देवगाड़ में ग्लेशियर पर बना वैकल्पिक पुल ढहने की वजह से गोमुख गए 30 से 40 कावड़िए वहां फंस गए, जबकि 2 कावड़िए बह भी गए। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया। घटनास्थल पर ये टीम पहुंची और वहां पर जो कावड़िए फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। जी न्यूज़।